हेलो बच्चों, अभी तक हमने रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत अभिक्रिया की कोटि के अंतर्गत शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम देखेंगे कि अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता है ना। हम जानते हैं कि अगर कोई अभिक्रिया है, है ना, रूम टेम्परेचर पे अगर हो रही है, उस अभिक्रिया का अगर मैं ताप को बढ़ा देती हूँ तो उसका वेग जो है वो बढ़ जाता है। तो इसे हम ताप गुणांक कहते हैं, है ना। किसे हम ताप गुणांक कहते हैं? अभिक्रिया का ताप अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं तो वह अभिक्रिया दुगुनी या तिगुनी हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? तापमान गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो तापमान गुणांक मैंने क्या कहा? अभिक्रिया के ताप को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका वेग जो है वह 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। उसे हम कहते हैं तापमान गुणांक। तो 10 डिग्री ताप के अंतर वाले वेग स्थिरांकों का अनुपात तापमान गुणांक कहलाता है। ठीक है, 10 डिग्री अंतर, मान लो सामान्य टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। कोई अभिक्रिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही है, इसका मैं ताप अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देती हूँ तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ा दिया जाए तापमान, तो ये कितना हो जाएगा? 35 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, तापमान उसका हो गया। तो यहाँ पे अभिक्रिया जो है वो दुगुनी रफ्तार से होने लगेगी, उसे हम कहेंगे तापमान गुणांक। तो तापमान गुणांक बराबर T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड का वेग स्थिरांक बटे T ताप पर वेग स्थिरांक। ठीक है, तो यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर वेग स्थिरांकों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? यहाँ पे हम ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है, इसको हम ताप गुणांक कहते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ताप गुणांक, तापमान गुणांक या ताप गुणांक दोनों लिख सकते हैं। तापमान गुणांक बराबर वेग स्थिरांक। कब वेग स्थिरांक है? जब मैंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया है और यह वेग स्थिरांक जो है यह कोई टी टाइम पे हो रहा है, टी ताप पर हो रहा है। टी, कैपिटल टी जो है वो ताप को निरूपित कर रहा है। तो यह वेग स्थिरांक जो है ये टी ताप पे हो रहा है। यह जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने बढ़ा दिया, तो ये किसके बराबर हो जाता है? लगभग 2 या 3 गुनी हो जाती है। अभिक्रिया का वेग जो है वो 2 या 3 गुना हो जाता है जब हम किसी अभिक्रिया के ताप को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, तो वह अभिक्रिया दुगुनी या तिगुनी हो जाती है। उसे हम कहते हैं तापमान गुणांक। वेग स्थिरांक और ताप के प्रभाव को आर्हेनियस के नियम द्वारा हम समझ सकते हैं, है ना। वेग स्थिरांक और ताप के प्रभाव को आर्हेनियस ने समझाया था। आर्हेनियस का नियम एक दिया था जिसमें कहा K बराबर A इंटू E टू द पावर, ये टू द पावर में है, की घात में है, कि A/RT, जहाँ K क्या है? वेग स्थिरांक है और A क्या है? आर्हेनियस स्थिरांक कहते हैं हम इसको। और EA है ना, EA जो है यह है संक्रियण ऊर्जा, और T जो है यह क्या है? आपका ताप है।
आर्हेनियस स्थिरांक भी कहते हैं, आर्हेनियस गुणांक भी कहते हैं हम इसको, या चरघातांकी गुणांक भी कहा जाता है। ठीक है, आवृत्ति गुणांक भी कहा जाता है, आर्हेनियस गुणांक कहते हैं, चरघातांकी गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेग स्थिरांक है और जो ताप है, ताप T, इस पर निर्भरता है, ताप की जो निर्भरता है उसको आर्हेनियस ने अपना समीकरण के माध्यम से समझाया है। तो K बराबर A इंटू E माइनस EA अपॉन RT, जहाँ E एक घातांक कारक है, ये वाला क्या है, सिर्फ घातांक कारक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको समझने के लिए पहले थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि संगठन का सिद्धांत क्या है ना। संगठन का सिद्धांत क्या है, इसको हमको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या होता है ये सिद्धांत। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटाती हूँ संगठन का सिद्धांत देखने के लिए। संगठन का सिद्धांत पहले देखते हैं, है ना। ये आर्हेनियस के सिद्धांत पर ही लागू है, परिकल्पना है, आर्हेनियस की परिकल्पना है ना संगठन का सिद्धांत। तो ये क्या कहता है कि ये कहता है कि अणुओं में, है ना, अगर कोई अणु आपस में टकरा रहे हैं तभी अभिक्रिया क्या होगी, संपन्न होगी, है ना। और अगर अणु की दिशा, है ना, उपयुक्त दिशा नहीं होगी तो अभिक्रिया होगी क्या, नहीं होगी। तो जो अणु है ना, वो जब टकराएंगे तो उसकी दिशा कैसी होनी चाहिए, उपयुक्त दिशा होनी चाहिए। सबसे पहला उन्होंने कहा संगठन के सिद्धांत में, मतलब संगठन का सिद्धांत मतलब टक्कर का सिद्धांत। टकराएंगे, जब अणु एक दूसरे से टकराएंगे तभी क्या होगी, अभिक्रिया संपन्न होगी, है ना। जब कण आपस में टकराएंगे तभी अभिक्रिया संपन्न होगी। तो टकराने के लिए कैसे भी टक्कर होगी तब अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। जब जो कण है वो उसका टकराने की क्या होनी चाहिए, दिशा उपयुक्त होनी चाहिए। उपयुक्त दिशा में अगर टक्कर होगी तभी क्या होगा, टक्कर जो है वह प्रभावी होगा और अभिक्रिया क्या होगी, संपन्न होगी। तो यहाँ पे टक्कर कैसी होनी चाहिए, उपयुक्त दिशा में होनी चाहिए। दूसरा, अगर उपयुक्त दिशा में हो भी गई तो उसके पास क्या होना चाहिए, पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, ऊर्जा पर्याप्त होनी चाहिए। जब ऊर्जा पर्याप्त होगी तभी यह जो अणु है यह सक्रिय अणु बनेंगे। यह जो अणु है यह कैसे बनेंगे, सक्रिय अणु बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए। ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए, ताकि यह जो अणु है यह क्या बन सके, सक्रिय अणु बन सके, है ना। यह अणु कैसे अणु बन सके, सक्रिय अणु बन सके। और सक्रिय अणु, यह भी सक्रिय बनेगा, यह भी सक्रिय बनेगा। सक्रिय अणु आपस में मिलके क्या बनाएंगे, संकृत संकुल बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, संकृत संकुल बनाएंगे। ठीक, संकृत संकुल का मतलब है कि माध्यमिक बनाएंगे, बीच में एक प्रोडक्ट बनेगा बीच में, है ना। तो संकृत संकुल बनाना चाहिए, है ना। संकृत संकुल के बाद यह तुरंत क्या हो जाता है, उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। संकृत संकुल जैसे ही बनता है तुरंत यह उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या बोली हूँ मैं कि अणु जो है इसका टक्कर उपयुक्त दिशा में होनी चाहिए, है ना। जब टकराएंगे तभी अभिक्रिया होगी, और कैसे भी दिशा में अगर टकराएंगे तो वह जो है अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। उपयुक्त दिशा होनी चाहिए। दूसरा, इन अणुओं के पास पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए। पर्याप्त ऊर्जा को हम कहते हैं संक्रियण ऊर्जा, है ना। यह पर्याप्त ऊर्जा क्या कहलाती है, संक्रियण ऊर्जा कहलाती है ना। यह अणुओं के पास कैसी ऊर्जा होनी चाहिए, पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए, जिससे वह सक्रिय अणु बन जाएंगे। ये कैसे अणु बनेंगे, सक्रिय अणु बनेंगे। और सक्रिय अणु क्या बनाएंगे, संकृत
संकुल बनाएंगे, जिससे कि वह ऊर्जा अवरोध को पार करके क्या प्राप्त करेंगे, उत्पाद में परिवर्तित होंगे। तो हम एक ग्राफ के माध्यम से यहाँ पे हम देखते हैं, हम ग्राफ के माध्यम से देखते हैं कि अभी एक्स एक्सिस मैंने लिया है अभिक्रिया की प्रगति, मतलब अभिक्रिया हो रही है, और वाई एक्सिस में मैं ले रही हूँ ऊर्जा को, है ना, ऊर्जा बढ़ते जा रहा है। मान लो कोई अभिक्रिया संपन्न हो रही है ना, A प्लस बी मिलकर बना रहे हैं C, है ना। तो यहाँ पे A और B की ऊर्जा है, ठीक है। यह ऊर्जा है कौन कौन सा, A और B की, अभिकारक A और B अणु की ऊर्जा है ना। अब इनको ये जो है आपस में टकराएंगे। जब ये आपस में टकराएंगे, इनकी टक्कर उपयुक्त दिशा में होगी, तो टकराने के बाद इनके पास इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि यह ऊर्जा अवरोध को क्या कर सके, पार कर सके। तो ये है इसका ऊर्जा अवरोध। इस ऊर्जा अवरोध को इनको पार करना होगा, है ना। यहाँ पे है इसका ऊर्जा अवरोध, है ना, जैसे ब्रेकर रहता है वैसे ही हमने यहाँ पे अवरोध इसको बना दिया है। हाँ, A और B तभी C में परिवर्तित होंगे। मान लो ये प्रोडक्ट C है ना। इसमें परिवर्तित होने के लिए इस ऊर्जा अवरोध को क्या करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। तो A और B के पास जब टकराएंगे तो इतना यानी कि पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए कि इस ऊर्जा अवरोध को पार करके क्या बना सके, वो उत्पाद बना सके, उत्पाद में परिवर्तित हो सके, है ना। तो यहाँ पे क्या बनता है, संक्रित संकुल बनता है। एक माध्यमिक यौगिक बनता है, संक्रित संकुल यहाँ पे बनता है ना। माध्यमिक यौगिक बनेगा, फिर उसके बाद ये तुरंत संक्रित संकुल जो है वो टूट जाता है और उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो न्यूनतम ऊर्जा है, उतनी ऊर्जा इन दोनों के पास होनी चाहिए, तभी यह ऊर्जा अवरोध को क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं और संक्रित संकुल बना सकते हैं। जैसे ही संक्रित संकुल बनेगा, यह उत्पाद में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊर्जा, जो उसकी पर्याप्त ऊर्जा है ना, उसके बारे में हम देखते हैं। हम न्यूनतम ऊर्जा के प्रकार को देखते हैं। तो इसमें आता है दहली ऊर्जा। अब बोलोगे आप तो संक्रियण ऊर्जा बोले थे, तो दहली ऊर्जा आपने नहीं कहा था। तो क्या होता है, हम देखते हैं। दहली ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा होती है जो अभिकारक अणुओं के पास होती है, और वह प्रभावी टक्कर से अभिक्रिया को क्या करवाती है, संपन्न करवाती है। दहली ऊर्जा क्या है, ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा होती है जो अभिकारक अणुओं के पास होती है, और यह आपस में टकराकर, अभिकारक अणु आपस में टकराकर टक्कर को प्रभावी बनाते हैं और अभिक्रिया को संपन्न करवाते हैं। उस ऊर्जा को हम कहते हैं दहली ऊर्जा। जिसके पास दहली ऊर्जा होती है, वह अभिकारक अणु जो है अभिक्रिया करके उत्पाद बना ही लेते हैं। लेकिन संक्रियण ऊर्जा क्या है ना। संक्रियण, अब कुछ अणु जो होते हैं वो प्रभावी टक्कर करके उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाते, है ना। तो हम क्या करते हैं, ताप को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, है ना। जो तापमान है उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। जब हम ताप को बढ़ाते हैं तो ये अणु, है ना, उस ऊर्जा को क्या करते हैं, जो हमने ताप बढ़ाया है, उस ताप को, उस ऊर्जा को ये ग्रहण कर लेते हैं, और ग्रहण करके यह सक्रिय अणु में परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। और टक्कर इससे क्या हो जाती है, जब टकराएंगे तो प्रभावी टक्कर हो जाएगा, और प्रभावी टक्कर अगर हो गया तो अभिक्रिया संपन्न होगी ही। तो संक्रियण ऊर्जा क्या है, हम संक्रियण ऊर्जा कब दे रहे हैं, उसको संक्रित कर रहे हैं, है ना। तो हम कैसे संक्रित कर रहे हैं, कुछ ताप देकर, उसको ऊर्जा देकर, उसको उत्प्रेरित करवा के हम उसको क्या कर रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। तो संक्रियण ऊर्जा की न्यूनतम अतिरिक्त मात्रा होती है, जिसे अभिकारक के अणु द्वारा की जाती है, अवशोषित की जाती है। जब यह अवशोषित कर लेते हैं
तो जब ऊर्जा अवशोषित कर ली जाती है तो वो दहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है ना। तो दहली ऊर्जा वाले जो अणु होते हैं वह उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन सक्रियण ऊर्जा क्या कहा है, अणु जो है वह प्रभावी टक्कर नहीं कर पा रहे हैं, और प्रभावी टक्कर नहीं करते हैं तो उत्पाद में परिवर्तित होंगे क्या, नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस यहाँ पे ताप को बढ़ा दे रहे हैं, या तो सूर्य के प्रकाश में करवा दो तो भी यानी कि यह जो है ऊर्जा को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा, और अवशोषित करके अपनी ऊर्जा को दहली ऊर्जा के बराबर कर लेता है ना। तो यह ऊर्जा क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। जो अतिरिक्त ऊर्जा उसने अवशोषित की है ना, जो अणु ने अतिरिक्त ऊर्जा जो अवशोषित की है वह सक्रियण ऊर्जा कहलाती है ना। तो दहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा में यही फर्क है। जैसे हमको परीक्षा में पास होना रहता है, जैसे एक क्लास में 20, 30, 24 बच्चे रहते हैं, क्या सभी बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ने में रहता है क्या, नहीं रहता है। कुछ खेल में रहता है ना, कुछ का इंटरेस्ट और किसी एक्टिविटी में रहता है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी ऊर्जा जो होती है वो दहली ऊर्जा होती है। वह परीक्षा यानी कि अगर देंगे पढ़ के वो क्या हो जाते हैं, अपने से पास हो जाते हैं। लेकिन सक्रियण ऊर्जा किसको कहेंगे, कुछ बच्चे जो होते हैं उनको हमको उत्प्रेरित करना पड़ता है ना, उनको यानी बार बार बताना पड़ता है कि आप ये पढ़िए ऐसा करके। तो थोड़ा सा उत्प्रेरित अगर हम करते हैं तो उन बच्चों की जो ऊर्जा होती है वह सक्रियण ऊर्जा होती है, और वह क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा उत्प्रेरित करने के बाद परीक्षा को पास कर लेते हैं। तो उन बच्चों की ऊर्जा क्या कहलाएगी, सक्रियण ऊर्जा के अंतर्गत आएगी। तो हम ऐसे थोड़ा सा उदाहरण लेके समझ सकते हैं। अब मैं दहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा में संबंध स्थापित करती हूँ। सक्रियण ऊर्जा बराबर दहली ऊर्जा माइनस अभिकारक अणुओं द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा, है ना। सक्रियण ऊर्जा और दहली ऊर्जा में अंतर स्पष्ट हुआ। दहली ऊर्जा क्या होती है, दहली ऊर्जा वह न्यूनतम मात्रा है जो अणुओं के पास होती है और प्रभावी टक्कर से वह उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, उस ऊर्जा को हम दहली ऊर्जा कहते हैं। सक्रियण ऊर्जा किसके पास होती है, बहुत सारे अणु होते हैं जिसके पास न्यूनतम ऊर्जा नहीं होती है ना। अगर हम ताप में वृद्धि कर देते हैं या सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो वह अतिरिक्त ऊर्जा को अवशोषित करके अपनी ऊर्जा को दहली ऊर्जा के बराबर बना लेता है ना, और प्रभावी टक्कर के माध्यम से वो क्या करता है, उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो इस सक्रियण ऊर्जा की जो गणना है वो हम आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार हम करके बताते हैं। आर्हेनियस के समीकरण के द्वारा हम इस सक्रियण ऊर्जा की गणना करते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, है ना, तो हम नेचुरल लॉग लेते हैं। ln के बराबर ln a प्लस ln e माइनस EA अपॉन RT। ln के बराबर ln a, है ना, यह जो है घात है, तो जो लॉग नियम के अनुसार यह कहाँ जाता है, सामने में आ जाता है। तो इसको लिखूंगी EA अपॉन RT और ये हो जाएगा ln E। ln E का मान होता है 1, है ना, तो वहाँ पे हम 1 रख देंगे। ठीक, ये ln E का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, अगर अच्छा, इस नेचुरल लॉग को हम किस में चेंज करते हैं, लॉग 10 में चेंज कर रहे हैं, जिसका आधार है वो 10 होता है, उसमें हम चेंज कर रहे हैं। तो हम 2.303 से गुणा करेंगे। यहाँ पे मैं 2.303 से गुणा करती हूँ, ये हो जाएगा लॉग ऑफ के। ये नेचुरल लॉग है, इसका जो बेस है, आधार है, वो ई होता है, और ये LOG मैंने लिखा है, इसका बेस जो होता है वो 10 होता है ना, इसका बेस ई है। ठीक है, तो मैं जब बेस ई वाले से 10 वाले में करूँगी तो 2.303 का गुणा करती हूँ, बराबर फिर यहाँ 2.303 का गुणा कर दी लॉग ऑफ
ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ नहीं करेंगे भाई, जहाँ जहाँ नेचुरल लॉग है वहीं हम चेंज कर रहे हैं, है ना, नेचुरल लॉग को लॉग में चेंज कर रहे हैं। अब 2.303 का भाग देने पर, है ना, जब मैं भाग दूंगी तो यहाँ से तो हट जाएगा, है ना, कट जा रहे हैं। लॉग ऑफ के बराबर लॉग ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर टी, है ना। ये आपका समीकरण आ गया। इसके सहायता से आप संक्रियण ऊर्जा की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। जब दूसरी विधि है एक, जब संक्रियण ऊर्जा मान लो अगर ताप T1 और T2 है तब हम कैसे लिखेंगे। तो जब ताप T1 है तो log ऑफ क्या हो जाएगा, K1, है ना। K क्या है, K है वेग स्थिरांक, है ना। जब ताप T1 है तब उसका वेग स्थिरांक K1 होगा बराबर log ऑफ A। ए क्या बताई थी मैं, आर्हेनियस गुणांक बताई थी, स्थिरांक है ना, माइनस ऑफ ई ए अपॉन 2.303 क्या हो जाएगा, आर टी 1, ठीक है। जब ताप T2 है तो क्या होगा, log ऑफ K2 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी 2, है ना। अब मैं इस समीकरण 1 देती हूँ, इसको समीकरण 2। समीकरण 2 में 1 को हम घटा देते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैं समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या कर देती हूँ, माइनस कर देती हूँ। तो log ऑफ K2 माइनस क्या हो जाएगा, log ऑफ K1, ठीक है। 2 में 1 को माइनस कर रही हूँ बराबर ये log A क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मैंने कहा था ना ये स्थिरांक है, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, आर्हेनियस स्थिरांक या आर्हेनियस गुणांक हम इसको कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या हमारा, ये बच गया, है ना, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2, है ना। और ये माइनस है, मैं माइनस कर रही हूँ तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस ई ए अपॉन 2.303 आर T1, है। तो क्या लिख सकती हूँ, है ना, लॉग के नियम से अगर माइनस है तो क्या हो जाता है, अपॉन में आ जाता है। log K2 माइनस log K1 है तो log के नियम से किस में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, log K2 माइनस K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, है ना। अब मैं यहाँ से इसको कॉमन निकालती हूँ, इन दोनों में से ई ए अपॉन 2.303 आर को मैं कॉमन निकाल रही हूँ। तो बचा क्या मेरे पास, यहाँ बचा माइनस 1/T2 और यहाँ बच गया 1 क्या बच गया T1, ठीक है। तो अपन सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन को। T1 T2 सॉरी मैं लिख देती हूँ 2.303 आर T1 यहाँ पे माइनस T2, मतलब क्या हो गया, T2 इसको एडजस्ट करके लिख लो, log ऑफ K2 अपॉन K1 अपॉन 303 आर T2, इसको पहले लिख लेती हूँ माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो इस तरह से हम संक्रियण ऊर्जा की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। यहाँ पे हम संक्रियण ऊर्जा की इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं ना। यहाँ पे अगर तापमान दिया हुआ है ना, 2 ताप दिया हुआ है तो इस प्रकार से हम गणना कर सकते हैं। एक विधि वो थी, है ना, अभी हमने इस विधि में क्या कर दिया है, 2 ताप ले लिया है, T1 और T2, है ना, अलग अलग तापमान पे हमने यहाँ पे ज्ञात किया हुआ है। तो इस प्रकार से भी हम ज्ञात कर सकते हैं।